हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की इस 2023-24 की सीरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 6 जिसका नाम है उसका पार्ट 1। चैप्टर बड़ा है, कई सेवरल पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब वगैरह आपकी मर्जी पे है, आप कर लीजिएगा अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए। देखिए, कहानी को हम शुरू से शुरू करेंगे, एक एक चीज़ को समझाएंगे। देखिए, जो लोग होते हैं, जो लोग भी इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, एक चीज़ समझिएगा, ऐसे लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं दूसरे लोगों को लेके। सेंसिटिव होते हैं मतलब ये अपने खुद के इमोशंस को बढ़िया से मैनेज करते हैं, समझते हैं दूसरे के भी इमोशंस को। अपने इमोशंस को तो मैनेज करते ही हैं, इसके साथ साथ सामने वाले के भी इमोशंस को समझते हैं। इसलिए जो इमोशनली इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट है वो बढ़िया तरीके से समाज का भला कर सकता है बड़े लेवल पे, सब दिक्कतों को जानकर। तो हम इस चैप्टर के अंदर इसी चीज़ को समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से सिविल सर्विसेज में इमोशनल इंटेलिजेंस एक अच्छा आउटकम, डिज़ायर आउटकम दे सकता है, मैनेजमेंट में कैसे दे सकता है, दूसरे प्रोफेशन में कैसे दे सकता है। तो चलिए बेसिक लेवल से चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इमोशंस क्या हैं। आप कहेंगे ज़्यादा ज्ञानी मत बनिए, हमें मालूम है इमोशंस क्या हैं, लेकिन हम तो ज्ञानी बनेंगे, हमको तो बताना है। हम तो एकदम छोटे बच्चे की तरह बता रहे हैं बेस से। देखिए, इमोशन एक ऐसी स्टेट है आपकी कंसाइजनेस की जिसमें मतलब आपके दिमागी रूप पे आप जब ये चीज़ को फील करते हो अंदर से कि आप जो है वो खुश हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, या आपको किसी चीज़ में डर लग रहा है, या आप किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं, या आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, हाँ, या जो भी आपके अंदर इमोशन आ रहा है, अंदर से जो निकल के चीज़ें आती हैं, इन्हीं को आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो आप इसको डिस्टिंग्विश करते हो फ्रॉम कॉग्निटिव एंड वोल्यूशनल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी देखो, सोचा कुछ है ना, दिमाग में कुछ चल रहा है और अंदर से दिल में कुछ और आ रहा है, हाँ। तो ये सब चीज़ें जब मिलजुल के एक आपका एक एक्सपीरियंस आपकी बॉडी करती है, हम उसको बोलते हैं इमोशन। वेयर एज जो ये अफेक्टिव जो टर्म है, इसे आप डिफाइन करोगे ऐसी कोई चीज़ जो फीलिंग पर्टेन करती है टू फीलिंग या इमोशंस को, खासकर पेजरेबल या अनपेजरेबल एस्पेक्ट को मेंटल प्रोसेस के। जैसे कहते हैं ना, इस चीज़ से मुझे ये अफेक्ट पड़ा, है ना, तो वो आप कोई चीज़ अफेक्टिव तब होगी जब वो आपके फीलिंग को या आपके इमोशंस को जो है वो जागरूक कर देगी, अच्छे सेंस में, ख़राब सेंस में, ठीक है, आपके मेंटल प्रोसेस के थ्रू। तो अब इमोशंस क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये डायग्राम बहुत बढ़िया बता रहा है इमोशन को। दो चीज़ें समझे ना, इमोशन समझ गए। अब इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए, इंटेलिजेंस आपके सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जिसका आप दिमाग से सोच रहे हो, जिसके माध्यम से आपकी वो एबिलिटीज़ जिनके माध्यम से आप नॉलेज को गेन कर सकते हो, ज्ञान पाते हो, समझते हो, सीखते हो, कोई चीज़ लर्न करते हो, ताकि आपके सामने कभी कोई समस्या आए तो आप उसको सॉल्व कर सको, मतलब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। समझ आई बात? इमोशनल और इमोशंस क्या है और इंटेलिजेंस क्या है। अब समझते हैं कि दोनों मिला के इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। गोलमैन के हिसाब से आप समझेंगे, एक बहुत बढ़िया बात कही गई कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके माध्यम से व्यक्ति खुद की फीलिंग्स को समझता है, रिकॉग्नाइज करता है, इसके अलावा दूसरों को भी समझता है और खुद को ऐसे मोटिवेट करता है, अपने इमोशंस को मैनेज करता है, बढ़िया से अपने भी भविष्य को बढ़ाता है और उसके अलावा अपने रिश्तों को भी वैसे ही मैनेज करता है। आसान शब्दों में कि ये एक ऐसी क्वालिटी हो गई जैसे कि एक इंसान की फीलिंग समझना,
एम्पैथी रखना दूसरे के प्रति, और साथ में इमोशंस को अपने ऐसे रेगुलेट करना जिससे सबकी ज़िंदगियाँ खुद के साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगियों को और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ की तरफ ले जाएं, इन्हांस हो। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड मैंने जो एम्पैथी रखा, एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब जब व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की जगह खुद को रख के और तब उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है। ऐसे समझता है कि आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने ये सोचा कि अब हम इसकी जगह होते तो उस समय मेरे साथ क्या फील होता, तो आप ज़्यादा फील कर पाओगे ना इस चीज़ को। ये होती है एम्पैथी। खैर, आप समझे इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अरिस्टोटल ने लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके 350 BC में, सेंचुरीज पहले लिख दिया था। ये पॉपुलर हुआ भी नहीं था टर्म उस समय। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये इंटेलिजेंस का कोई ऑपोजिट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि जो है आपका दिमाग जीत गया, आपका दिल हार गया, इसमें आपका दिल नहीं सुन रहे हो, आप दिल की नहीं सुन रहे हो, आप दिमाग की सुन रहे हो। ऐसा नहीं है, ये मत सोचिएगा, है ना, कि आपका यहाँ दिमाग ज़्यादा कार्य करता है, दिल नहीं। बट ये दोनों के तालमेल से बनता है। हाँ, इमोशन की डेफिनेशन मैंने बताया वो क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या आपको बताई। और स्पेशली यहाँ पे हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर यहाँ पे 3 चीज़ें होती है ना। एक तो अफेक्ट होता है, अफेक्ट मतलब यहाँ पे इमोशन ले लो। एक होता है हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग, जिसे हम लोग कहते हैं कॉग्निशन, सोच समझ के काम करते हो ना आप, थिंकिंग। और एक तीसरा होता है हमारा वॉल्यूशन। वॉल्यूशन क्या होता है, मैंने भी पीछे पे टर्म का नाम लेते हैं, मोटिवेशन, जो हमारे अंदर आता है। ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें दोनों ही, चाहे वो कॉग्निशन हो, इसके भी चीज़ें हैं, और इमोशन की भी है विद इंटेलिजेंस। तो इसलिए दोनों का मिलके, आप देखिए बहुत अच्छा ये डायग्राम है, दिल भी है दिमाग भी है। तो क्या हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपकी एबिलिटी कि आप इमोशंस का यूज़ कर रहे हो जिसके माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो और ज़िंदगी बढ़िया से जी रहे हो। बिना इमोशनल, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस बिना इंटेलिजेंस के, या इंटेलिजेंस बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के सिर्फ एक सलूशन ही पैदा कर पाएगी। ठीक है ना। मतलब दिल और दिमाग जब साथ में काम करेंगे तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझ आया। अब जो है यहाँ पे इसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक बढ़िया सी बात जरा समझ लेते हैं ना, खाली वो मिल जाए हमें तो। ठीक, अब हम एक, जैसे मैंने वो बताया था ना, मेयर एंड सेलोवे का एक एबिलिटी मॉडल है, ये आपको बताऊं ज़रा ये क्या है। चलो भाई, क्या है ये, देखो। मेयर एंड सेल्वे के शब्दों में इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी हो गई जिससे आप इमोशंस परसीव करते हो, एक्सेस और जनरेट करने के लिए इमोशंस को, और असिस्ट करने के लिए थॉट को, ताकि आप इमोशंस को समझो और इमोशनल नॉलेज को समझो, एंड अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, ताकि आप अपनी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को और बढ़ा सको। ये मुद्दे की बात है, शुरू में मैंने बताई थी। तो अब यहाँ पे 4 तरह के अलग अलग एरियाज़ हैं जो मेयर और सेल्वे ने यहाँ पे अपनी डेफिनेशन में समझे थे। आइए जान लेते हैं वो 4 तरीके के एरियाज़ कौन कौन से हैं। पहला तो इन्होंने कहा परसीविंग इमोशंस। ये क्या है, अगर आपको इमोशंस को सही से समझना है तो पहली बात तो एक्यूरेटली और बहुत सही तरीके से इनको परसीव करो। होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि कभी कभी दिस माइट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉन वर्बल सिग्नल्स। ठीक है, नॉन वर्बल सिग्नल्स, कभी हर चीज़ आप मुंह से बोल के तो नहीं बताते हो ना, बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ समझ में आता है। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, परसीव का मतलब क्या होता है। परसीव का मतलब होता है कि आप कुछ, मतलब हर चीज़ से अवगत हो, आप अवेयर हो, कुछ ऐसी चीज़ों से सेंसेस के माध्यम से देख के समझ जाओ।
है ना। हर चीज़ आपको पता है, यहाँ पे नोटिस करना, रियलाइज़ करना किसी चीज़ को। तो अब यहाँ पे समझोगे आप परसीविंग इमोशंस क्यों। कभी कभी होता है कि लोग आपसे कह कुछ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जो आंखें बहुत कुछ कहती हैं उनसे, है ना, तो इन सारी चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो, ठीक है ना। तो आपको हर तरीके से इमोशंस को पहले तो समझ लेना है, रिकॉग्नाइज कर लेना है। दूसरा बात कहते हैं रीजनिंग विद इमोशंस। क्या कहते हैं? रीजनिंग विद इमोशंस। अब इसमें क्या है, देखिए रीजनिंग विद इमोशन के अंदर ऐसा चीज़ हो गई जिसमें इमोशंस का यूज़ हो रहा है प्रमोट करने के लिए, क्या चीज़, थिंकिंग को और कॉग्निटिव एक्टिविटी को, जो आपकी सोच है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इमोशंस का यूज़ कर रहे हैं। मतलब इमोशंस यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं प्रायोरिटी देने में, प्रायोरिटाइज करने में, कि भैया किस चीज़ पे तुम अटेंशन अपनी जो है पहले डालो और किस तरह से रिएक्ट करो। तो हम जब यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं इमोशनली कुछ चीज़ों को लेके, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जिस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस पे हमारी ज़्यादा अटेंशन होती है, उस पे हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि इमोशंस हमें बताते हैं, प्रायोरिटी देते हैं उन चीज़ों को कि भैया इन पे पहले ध्यान दे दो, ठीक है, इन पे पहले रिएक्ट कर दो, ठीक है। तो रीजनिंग विद इमोशंस। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। ये क्या है? देखो भैया, इमोशंस जो हमने रिकॉग्नाइज करे, समझ लिए, तो इसमें बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। हमने जो चीज़ों के लेके समझा उसका कोई ज़रूरी तो है नहीं है कि मतलब, उसके बहुत मतलब निकल सकते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने गुस्से को दिखा रहा है तो हो सकता है कि अब माँ है, माँ के सामने आप जब गुस्सा दिखाते हैं तो माँ क्या कहती है, बेटा क्यों गुस्सा हो, क्या वजह है, हाँ क्यों हो, रीज़न क्या है इसके गुस्से के पीछे का। और किसी गैर के सामने दिखा दो, क्या होगा, मुझ पे गुस्सा हो गया, आगे से बात ना करे। तो माँ समझ रही है आपकी चीज़ों को, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि अगर यहाँ का तो एग्जाम्पल अलग है, मैंने तो माँ का दे दिया एग्जाम्पल। अगर आपका बॉस गुस्सा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके काम से सेटिस्फाइड ना हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है ना, बिकॉज ही हैड अ स्पीडिंग टिकट ऑन हिज वे टू वर्क और दैट मॉर्निंग एंड दैट हैज़ बीन फाइटिंग विद वाइफ। कोई भी वजह हो सकता है आपसे नाराज़ हो सकता है, ऊपर से कुछ उस पर प्रेशर आ गया हो सकता है, अपनी बीवी से लड़ के आया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गुस्से के पीछे का रीज़न क्या है। चौथा तो आपको समझ रहे हैं। उसके बाद बात आती है मैनेजिंग इमोशंस की। अब ये क्या है भाई, देखो भैया, अब जब आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप इमोशंस को मैनेज कर सकते हो बढ़िया तरीके से, तो यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है। इमोशंस को आपने बढ़िया रेगुलेट किया, अपने अंदर पिल गया, अच्छे से रेगुलेट करा और उसी हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आपने रिस्पॉन्ड किया। और दूसरों के इमोशंस को लेके प्रॉपर रिस्पॉन्ड अगर आप करोगे तो एक प्रॉपर पूरा फिट बैठेगा। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा इमोशनल मैनेजमेंट का। आपको समझ में आया कि मेरन सैलोवे ने क्या बोला एबिलिटी मॉडल में अपनी, परसीविंग इमोशंस, रीजनिंग विद इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशंस। ओके, चलो आगे बढ़े। अब एक चीज़ इसके अंदर और आती है जो कहते हैं डोमेन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एज गिवन बाय, जैसे इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना शुरू में, डेनियल गोलमैन। अब इनका क्या है, देखिए गोलमैन ने 5 तरह के डोमेन्स सामने रखे हैं, 5 तरह के डोमेन्स जो एक पैरामीटर को सेट करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, उसको समझते हैं। सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि भैया बीइंग सेल्फ अवेयर। क्या है बीइंग सेल्फ अवेयर? देखिए जब आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो फीलिंग को, है ना, जब आपके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप फीलिंग को आप रिकॉग्नाइज कर सको, जैसे कि ये हो रही है ना, जो भी हो रहा है उस फीलिंग को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो यही मेन फंडामेंटल है इस इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके। अगर हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे इमोशंस को, ठीक है, तो हम क्या होगा ना कि हम चीज़ों को मतलब समझ ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। तो
अपने आप को जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है उसको आप सबसे पहले जान लोगे। उसके बाद सेकंड बात ये कहते हैं कि भैया मैनेजिंग इमोशंस, ये कि बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है ना। सेल्फ अवेयरनेस पे ही डिपेंड करता है। जब आप खुद को जान लोगे, समझ लोगे, अपने इमोशंस को समझ लोगे, एक बार आप उस सब चीज़ों से अवगत हो तो फिर आप अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हो, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है मैनेज करने का, कि हमें बैलेंस बना के चलना है इमोशन में, ना ही हमें इमोशनल बहुत ज़्यादा दबा लेना है चीज़ों को, ना इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन दे देना है ना, एक्सेस भी नहीं रखने और दबाने भी नहीं है। ये आपको लगातार करना है। जो अपने इमोशंस को हैंडल कर सकता है वो लाइफ के अप एंड डाउन को बढ़िया तरीके से डील कर सकता है, फटाफट से क्विकली। उन लोगों के कंपैरिजन में जो खुद को नहीं समझते, मैनेज नहीं कर पाते, है ना, उनके कंपैरिजन में वो व्यक्ति बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकता है। उसके तीसरी बात ये कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन का होना। देखो सब कुछ अपनी जगह ठीक है ना, इमोशन आप समझ गए, लेकिन अगर कोई क्रिएटिव टास्क आपको करना है तो फोकस और मास्टरी ज़रूरी है कि नहीं। आपको उस चीज़ में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्किल्स होने चाहिए इमोशनल कंट्रोल के। तो आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए, है ना। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप अपने इमोशंस में भी तो जो है कमांड कर पाओ आप, हाँ, कि अब आपको ये पाना है तो इसके लिए हमको एक बढ़िया तरीके से इस काम को करना पड़ेगा। एक सिर्फ मैनेज करने से तो कुछ होगा नहीं, तो सेल्फ मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी बात ये कहते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स। अब ये बहुत ज़रूरी बात है। अपने आप को तो समझ लिया, जान लिया, अपने अच्छा सब आपने कर ली, लेकिन लोग जो होते हैं, लोग की जो स्किल्स होती हैं वो इस कैपेसिटी पे बेस्ड होती है, एम्पैथी पे। एम्पैथी क्या है मैंने आपको बताया, है ना। दूसरे के इमोशंस के साथ तभी आप जुड़ पाओगे जब उसकी जगह खुद को रख के उसकी पोजीशन को समझोगे और तब जानोगे, ठीक है। तो एम्पैथी से चीज़ें उत्पन्न होती हैं और यही चीज़ें हम देखते हैं कि वो आप केयर कर पाते हो फिर दूसरे की, ठीक है। जैसे टीचिंग, मैनेजमेंट और हीलिंग आर्ट्स में इन सब का उपयोग अच्छे से किया जाता है। और पांचवी और लास्ट बात ये कहते हैं कि हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। अब ये क्या चीज़ है भाई? देखो, अगर इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, आपस में तालमेल बढ़िया तभी बनेगा जब हम मैनेज कर पाएंगे दूसरे के भी इमोशन को, ठीक है। तो बड़े बड़े काम, इनोवेटिव चीज़ें जो है वो कभी भी इस तरह से रियलाइज़ नहीं होती क्योंकि सोशल कॉम्पिटेंस कम या लीडरशिप स्किल कम हो। इन सब में आपको जब सोच समझ के करोगे तो आप अपने रिलेशनशिप्स को और जगहों पे बढ़िया से मैनेज कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब किस तरीके से, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस बिकम अ की लीडरशिप स्किल, ठीक है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से एक अच्छी लीडरशिप की कुशलता बनती है, यहाँ समझते हैं। देखिए, ये जो टर्म है ये कब आया था? ये आया था 1990 में। रिसर्च पेपर में ये टर्म जो है वो निकल के आया पहली बार। और रिसर्च पेपर उस समय दो फिलॉसफी कह रहे हैं, साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स थे। नाम था जॉन डी मेयर ऑफ UNH के थे और दूसरे का नाम था पीटर सैलवे, ठीक है। ये येल से थे, इन यूनिवर्सिटीज से थे ये। तो इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में इस टर्म को कॉइन करा था। साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से देखें, है ना, पॉपुलर तो छोड़ो, साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे आप सही तरीके से, मतलब एक्यूरेटली परसीव करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो खुद के इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को, और उन सिग्नल्स को समझते हो कि इमोशंस आपको ये सिग्नल दे रहे हैं आपके रिश्ते को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, और फिर उसके बाद आप खुद को मैनेज करते हो, दूसरे के इमोशंस को भी उसी हिसाब से मैनेज करते हो। इसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं आती जैसे ऑप्टिमिज्म की, इनिशिएटिव की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। ये सब चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी नहीं है इंक्लूड करी जाएँ, जो कुछ पॉपुलर डेफिनेशन के अंदर देखेंगे आप ये सब क्वालिटी, लेकिन इसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। उन्होंने सिंपल बातों में बात कहा था। अब बात ऐसी कि जब लोग इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, पीपल हु टेक इनिशिएटिव, हु हैव अ विजन एंड हु स्ट्रेटेजाइज प्लान,
बढ़िया तरीके से स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं, उनकी एक सोच होती है आगे बढ़ने की, उनका एक उद्देश्य होता है कि अपने विजन पे काम करेंगे और जो है आगे कुछ ना कुछ पाएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को एक बहुत बढ़िया लीडर माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या हो उन लोगों का जो दूसरे तरह की स्किल्स रखते हैं, है ना, लेकिन वो भी एक बढ़िया लीडर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस एक ज़रूरी चीज़ है उनकी उन्नति के लिए, उनकी सक्सेस के लिए। हाँ, आफ्टर ऑल हु इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड। भाई कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ज़्यादा तेज़ी में अपने जीवन में उन्नति पाएगा? एक ऐसा लीडर जो अपनी टीम के ऊपर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करे, ठीक है, जब वो स्ट्रेस में हो, मान लो लीडर जो है बहुत स्ट्रेस में हो और वो सारा गुस्सा अपनी टीम पे निकाल दे, ऐसा व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जो एकदम प्यार से कामली सिचुएशन को समझे और कंट्रोल कर ले जाए उस चीज़ को, ऐसा व्यक्ति। अब आप बताओ कौन ही यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में जल्दी सक्सेसफुल होगा? ठीक है, आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझेंगे। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस आती है तो आती है कि भैया आपके अंदर कितनी क्वालिटी है कि खुद को समझो और दूसरे के इमोशंस को भी समझो। और अगर आपको जो सिग्नल दे रहा है आपका इमोशन आपके रिलेशनशिप को लेके, उस बात को आपने बढ़िया समझा, तो उससे आप अपने खुद के और सामने वाले के दोनों के इमोशंस को बढ़िया मैनेज कर पाओगे और आपका तालमेल बढ़िया बैठ जाएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया, इनकी तो बात हमने करी है ना, जो है इन दोनों की। अब जो डेनियल गोलमैन की मैंने बात करी थी, इनका रिसर्च पेपर आया था 8 साल बाद 1998 में। ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने मदद करा था इस इमोशनल इंटेलिजेंस का जो वर्ल्ड जो पॉपुलर हुआ है ना उसमें। और यहाँ पे इनके चलते 5 की एलिमेंट्स थे, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। और अगर आप समझते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस किससे बना है, तो ना सिर्फ इसलिए कि आपको खुद की, आपको लीडरशिप को कंट्रोल कर, मतलब आपको खुद को कंट्रोल करना है बट साथ में लोगों को इन एलिमेंट्स को भी लेके साथ में चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इन एलिमेंट्स का बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। तो जितना आप बढ़िया लीडर बनोगे, इतना अच्छा इन सारे एरियाज़ को मैनेज करोगे और उतनी अच्छी आपकी बढ़िया इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है और हम नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पढ़ते हैं, जो कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। क्या कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप? देखिए, यही गोलमैन जी थे, डेनियल गोलमैन, जो पहली बार ये टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस का सामने लेकर आए कई सारे लोगों के अपनी 1995 की एक किताब के माध्यम से, है ना, इसी नाम से किताब थी इनकी। और उस समय इन गोलमैन ने ये देखा कि जो क्वालिटीज़ हैं जो लीडरशिप से एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं इतिहास से, जैसे कि इंटेलिजेंस होनी चाहिए एक अच्छे लीडर के अंदर, टफनेस होनी चाहिए, डिटरमाइनेशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, ये सब ज़रूरी होती हैं सक्सेस के लिए। तो गोलमैन ने ये जाना कि ये जो क्वालिटीज़ हैं वो इनसफिशिएंट हैं। सिर्फ इतनी सी क्वालिटीज़ से एक बढ़िया लीडर तैयार नहीं हो सकता। एक अच्छा इफेक्टिव लीडर आप तब बना सकते हो जब इसके अंदर हाई डिग्री हो इमोशनल इंटेलिजेंस की, जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ मोटिवेशन होना चाहिए, इसके साथ साथ एम्पैथी होनी चाहिए, खासकर उसके बाद होना चाहिए सोशल स्किल। इन्होंने ये चीज़ मानी कि सब बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अच्छा आईक्यू अगर है इंसान के या एक अच्छे टेक्निकल स्किल्स हैं तो वो किसी काम की नहीं है, मैटर नहीं करता। और जो क्वालिटी मैटर करती है, कैपेबिलिटीज़ मैटर करती हैं, जो कि मतलब ये तो एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए। बट रिसर्च के साथ साथ दूसरी कुछ और रीसेंट स्टडीज़ भी हुई, उन सब ने भी दिखाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिन क्वा नॉन है लीडरशिप का। मतलब बिना इसके कोई भी इंसान कोई भी बेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड में कर ले, चाहे, है ना, चाहे जितना भी एनालिटिकल माइंड का हो, जितना भी स्मार्ट आइडियाज़ मिल जाएं, बट ये एक बहुत महान लीडर नहीं बन के तैयार हो पाएगा।
तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है हम चीज़ों को समझें, जिनमें कि सबसे पहले हम समझते हैं सेल्फ अवेयरनेस को। मैंने आपको बताया भी इसके बारे में, और डिटेल से समझते हैं। खुद को जानो। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस एक बढ़िया क्वालिटी बनती चली जा रही है, और कुछ ऑथर्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके उनका ये सोचना है कि इमोशनल कॉम्पिटेंसीज ये 2 गुना ज़्यादा हो सकती हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में और ज़्यादा सहयोग कर सकती हैं, दुगनी सहयोग कर सकती हैं, एक्सीलेंस में दुगना सहयोग कर सकती हैं कंपैरेटिवली टू अगर आप सिर्फ दिमागी तौर पे अगर मजबूत हैं या आप टेक्निकली बहुत मजबूत हैं, एक्सपर्टाइज हैं तो, है ना। लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप 2 गुना और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर खुद के इमोशंस को आप समझते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इफेक्टिव चीज़ है, और एक इम्पॉर्टेंट स्किल है हमारे लीडरशिप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टीम के लिए, और एक व्यक्ति के लिए भी, एक इंडिविजुअल के लिए भी। तो आइए थोड़ा सा डिटेल से हम इस सेल्फ अवेयरनेस के टॉपिक को समझेंगे। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का ये पहला कॉम्पोनेंट है, हाँ, जो इस बात का सेंस बनाता है कि जब ये जो वन कंसिडर दैट अ डेल्फिक ओरेकल गेव द एडवाइस टू नो दैट सेल्फ, खुद को जानने की एडवाइस दी थी उन्होंने, और हजारों साल पहले दी थी डेल्फिक ओरेकल ने। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ कि आप खुद के इमोशंस को अंदर तक जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हो, अपनी वीकनेस को समझते हो, अपनी ज़रूरतों को समझते हो, और उसी प्रकार से आप अपने आप को जो है वो व्यवहार में लेकर आते हो। लोग जो सेल्फ अवेयर बहुत होते हैं, ना ही वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे सिचुएशंस में, और ना वो अनरियलिस्टिकली होपफुल हो जाएंगे कि अरे भाई उम्मीद करने बैठे तो इतनी ही उम्मीद कर डाली कि बस पूछो ही नहीं, कि बस अब सब अच्छा ही होगा, ठीक है। वो बल्कि वैसे लोग जो होते हैं वो खुद से बहुत सच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कुल मिला के जिन लोगों के अंदर काफ़ी हाई डिग्री होती है सेल्फ अवेयरनेस की, वो अपनी खुद की फीलिंग्स को समझते हैं कि कौन सा इमोशन इनको अफेक्ट करेगा, कौन सा दूसरों को करेगा, और उस सब वजह से हमारी जॉब की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग को अच्छे से पता होता है कि भैया देखो, हमारी डेडलाइन ये होगी, हमें अपने प्लान को ऐसे एग्जीक्यूट करना है, टाइम को केयरफुली ध्यान रखना है, और काम को एडवांस में पूरा कर लेना है, क्योंकि उन्हें मालूम है इससे हमें, ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरों को सबसे तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। और इससे एक व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लाइंट आया जिसकी डिमांड को फुलफिल करना है, इसको भी समझेगा, ये समझेगी ना। जो भी व्यक्ति है या आदमी है, औरत है, जो सेल्फ अवेयर व्यक्ति है, वो समझेगा कि क्लाइंट का इम्पैक्ट उसके मूड पे क्या पड़ेगा, और डीपर रीजंस क्या होंगे उसके फ्रस्ट्रेशन के, है ना। तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ समझेगा, अपने वैल्यूज़ को, गोल्स को समझता है, और उसी ही राह पे आगे बढ़ता है। और सीधी सीधी बात है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग अपनी ऐसी कोई जॉब को ज्वाइन ही नहीं करते जो उनको लगता है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 साल के बाद कहते हैं कि अरे कर तो ली थी ज्वाइन, अब हम क्या बताएं, उस समय हमको लगा था पैसा बढ़िया मिल रहा है, लाओ कर लेते हैं, लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता। तो ये समस्याएं आगे आती हैं जो सेल्फ अवेयर व्यक्ति नहीं होता उसके सामने। तो आप कहेंगे कि मैम किस तरीके से, वॉट कैन यू डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस, है ना। इम्प्रूव भी, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि एक इंसान कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है सेल्फ अवेयरनेस को, है ना। आप कहेंगे थियोरेटिकली तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर कैसे जानें कि हम सेल्फ अवेयर हैं कि नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट शोज इट सेल्फ एज कैंडर एंड एन एबिलिटी टू एक्सेस वन सेल्फ रियलिस्टिकली। देखो, सबसे पहले तो सीधी सीधी बात है, हमें दिखाती है कि हमारे अंदर खुद को सच्चाई से अवगत करा के समझते हैं कि हम क्या हैं। जो व्यक्ति काफ़ी हाईली सेल्फ अवेयर होता है वो एकदम सही बात, एक्यूरेट बात बोलता है, और खुल के बोलता है, ओपनली बोलता है।
हालांकि ज़रूरी नहीं है चीज़ों के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फेस करने लग जाए हर बात में, है ना, कि इमोशंस मेरे ये हैं वो हैं, लेकिन अपने पॉइंट्स को सही से रखता है, ऐसे कामों को रखता है जिससे उनके वर्क पे जो है वो अफेक्ट पड़ेगा, उन कामों को सामने रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है कि वन मैनेजर वॉज स्केप्टिकल अबाउट अ न्यू पर्सनल शॉपर सर्विस दैट हर कंपनी अ मेजर डिपार्टमेंट स्टोर चेन वॉज अबाउट टू इंट्रोड्यूस। जैसे यहाँ पे एक मैनेजर थी उनको थोड़ा डाउट था, है ना, कि उनकी एक जो कंपनी थी, जो कि एक मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर था, वो एक नई पर्सनल शॉपर सर्विस देने जा रही थी, है ना। तो इस सर्विस को लेके वो थोड़ा सा डाउट में थी। तो हुआ क्या कि अब फटाफट से अपनी टीम के साथ रेडी हो गई, बॉस के साथ रेडी हो गए। उसके पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन ये दिया कि भैया ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना, इट इज़ हार्ड फॉर मी टू गेट बिहाइंड द रोल आउट ऑफ दिस सर्विस, शी एडमिटेड, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू रन द प्रोजेक्ट बट आई वॉजंट सेलेक्टेड, बियर विद मी वाइल आई डील विद दैट। ठीक है ना, रुको, मैं इससे डील करती हूँ, ठीक है, इन समस्याओं से निकलती हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को चलाना तो चाहती हूँ बट थोड़ा सा समझने जानने का मुझे चाहिए टाइम। एकदम से नहीं कि बस सर्विस आए करने लग गए, है ना, ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, इस मैनेजर ने एग्जामिन करा खुद की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से, और एक हफ्ते के बाद ये प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सपोर्ट करी। तो ऐसी जो सेल्फ एक्नॉलेज है वो ऑफन दिखाती है खुद को हायरिंग प्रोसेस में। ठीक है, कि आस्क अ कैंडिडेट टू डिस्क्राइब अ टाइम ही गॉट कैरीड अवे बाय हिज फीलिंग्स एंड डिड समथिंग ही लेटर रिग्रेटेड। अब हुआ क्या, जैसे ऐसा समझ लीजिए एक कैंडिडेट है, उसने क्या करा कि उसने कुछ टाइम, उसने कहा ठीक ठीक ठीक, हम जो है अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए ज़्यादा टाइम लिया नहीं, कर लिया, और तुरंत एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बारे में बाद में उसको रिग्रेट हुआ, उसको लगा अरे ये गलत ले लिया। तो सेल्फ अवेयर कैंडिडेट बहुत फ्रैंक होगा अपने फेलियर को एडमिट करने में, हाँ मुझसे गलती हुई, यहाँ पे मैं जो है वो जीता नहीं, हारा, एंड अपनी पूरी कहानी वो बताएगा और बहुत मुस्कुरा के बताएगा। तो सेल्फ अवेयरनेस की बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। अब लोग क्या होते हैं ना, जो सेल्फ अवेयर नहीं होते, वो बड़ा अपनी कमियों को छुपा ले जाएंगे, अरे यहाँ पे मैं फेल हो गया, अरे नहीं नहीं बताएंगे। ये नहीं है, सबको बताना है। सेल्फ अवेयरनेस आप तब पता लगा सकते हो अपनी परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के टाइम पे। सेल्फ अवेयर लोगों को पता होता है एंड वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं इस बारे में बात करने से कि उनकी कमियां क्या है, उनकी मजबूती क्या है, और वो दिखाते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ओपनली सपोर्ट करते हैं। अगर आप उनको कोई बात उनकी बुरी कह रहे हो और उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए कह रहे हो तो आप समझोगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे सेल्फ अवेयरनेस में कम लोग होते हैं, वो क्या, अरे जैसे आपने उनको कुछ बताया, तो कुछ लोग ऐसे आपको दिखेंगे, वो अपनी बुराई सुन के कहते हैं अच्छा मुझ में बुराई, मैं इम्प्रूव करता हूँ, हो सकता है खराबी हो। लेकिन कुछ व्यक्ति आपको ऐसे दिखेंगे जो कहेंगे अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, जब देखो तब सुनाते रहते हैं, फेल हो गया मैं इस काम में, है ना। तो सेल्फ अवेयर व्यक्ति इसमें मजबूत होता है। अच्छा, सेल्फ अवेयर व्यक्ति को आप उसके कॉन्फिडेंस से भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत होता है ना। अपनी कैपेबिलिटी को समझते हैं, खुद को फेलियर की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जाते, है ना। मतलब उनको पता होता है कि उन्हें मदद ले लेनी चाहिए अगर उनको लगता है कि उनकी जॉब में रिस्क है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो अकेले कर लेंगे, खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। जो इनकी स्ट्रेंथ है उनका ये यूज़ करते हैं। अब ऐसा समझो, कंसिडर करो किसी एक मिड लेवल एम्प्लॉय की तरह कोई काम किया गया है जिसको इनवाइट करा गया था बैठने के लिए ऑन एन एक स्ट्रैटेजी मीटिंग हो रही थी उनकी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ में, और एक व्यक्ति को, एक मिड लेवल एम्प्लॉय था, उसको उस टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ में जो मीटिंग हो रही थी उसमें बैठाया गया। हालांकि वो व्यक्ति बहुत ही जूनियर था जो लोग बैठे थे उस कमरे के अंदर उनके कंपैरिजन में, लेकिन तब भी वो व्यक्ति चुप नहीं बैठा। उसने सब कुछ समझा, है ना, जाना, और उन्हें पता था कि उस व्यक्ति के पास क्लियर लॉजिक है चीज़ों को समझने के बाद, और ऐसी कुशलता, ऐसी स्किल है कि वो आइडियाज़ को ऐसे रोक सकती हैं। तो उन्होंने अपने दिमाग से जो सजेशन दिए कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, कंपनी की स्ट्रैटेजी में ऐसे ऐसे बदलाव ला सकते हो। सेम टाइम पे उनकी जो सेल्फ अवेयरनेस थी, उन्होंने उसको रोका भी कि भैया आप
ऐसा ना घूमो, है ना, कि मतलब वहाँ पे सिर्फ आपको नहीं जो है टहलना है जहाँ पे उनको पता है कि वो कमज़ोर है, एक कदम आगे बढ़ना है और चीज़ों को कंपनी के हित के प्रति क्या क्या आप जो है रख सकते हो रखना है। तो ओपनली सेल्फ अवेयरनेस व्यक्ति आपको बताएगा चीज़ें। तो वैल्यू तो होती है सेल्फ अवेयर व्यक्तियों के बीच में वर्क प्लेस के ऊपर, बल्कि रिसर्च ये भी दिखाती हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑफन कोई सेल्फ अवेयरनेस को क्रेडिट नहीं देते जितना क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, है ना। जब वो जैसे पोटेंशियल लीडर्स जब ढूंढ रहे होते हैं कि एक अच्छा लीडर कौन होगा, तो एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं क्या कहते हैं, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स सेल्फ अवेयरनेस को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव तो गलत कर देते हैं ना, कि चलो ठीक ठीक, है ना, नहीं समझ पाते। तो खैर ऐसे लोग को पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि ये तो सही है नहीं, हटाओ इनको। तो इनफैक्ट ऑपोजिट इसका ट्रू है। फर्स्ट प्लेस में लोग जनरली एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कैंडर को, और लीडर्स लगातार जो है वो जजमेंट कॉल्स करते हैं जिनमें कैंडिडेट असेसमेंट की ज़रूरत होती है, कैपेबिलिटीज़ में खुद की, उन लोगों की जो दूसरों की हो। ठीक है, क्या हमारे अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है टू अक्वायर अ कॉम्पिटिटर, क्या हम लॉन्च कर सकते हैं किसी नए प्रोडक्ट को 6 महीने के भीतर। तो लोग जो खुद को समझते हैं सही से, सेल्फ अवेयर लोग जो होते हैं, वो ऐसे कामों के लिए बहुत ज़्यादा सही होते हैं। तो अब आप कहिए कि मैम मैं तो सेल्फ अवेयर इतना हूँ नहीं, तो भाई किस तरह से मैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करूँ। सबसे पहली बात तो यही है कि अपने थॉट्स को एनालाइज करिए, है ना। अगर आप सिर्फ कुछ ही मिनट हर दिन के अपने सोच को, अपने थॉट्स को लिखने में लिखिए कहीं पे, ठीक है, लिख जाएंगे तो इससे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा, स्लो डाउन। स्लो डाउन, देखो जब आपको गुस्सा आए, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, तो शांति बनाइए, समझिए उसको क्यों आया मुझे। कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा आपको खुद पे, दिमाग पे इतना कंट्रोल रखना है कि कैसे आपको रिएक्ट करना है। बहुत ज़्यादा एकदम से बौराना नहीं किसी चीज़ में, ठीक। अब दूसरा आता है सेल्फ रेगुलेशंस। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? देखिए, लोगों जो खुद को संभाल के समझाना, रेगुलेट करना बढ़िया से जानते हैं ना, वो रेयरली ऐसा होता है कि लोगों को अपने शब्दों से मारे और जो है इमोशनल डिसीजन ले लें, या स्टीरियोटाइप लोग हो जाएं, या कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी वैल्यूज़ से। या हम इस बारे में सोचते हैं ये तेरी ले ले, आपके दिल दिमाग ने कहा मार थप्पड़, चढ़ दिया आपने। नहीं, आपको कैसे आप खुद को रेगुलेट करते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो होता क्या ना, व्यक्ति बायोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो अपने इमोशन से बहुत, अभी आपको कोई 2 गाली बक देगा, आप तुरंत बौरा के तुरंत उसको मारने पीटने लग जाओगे ना। तो हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर को बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना। हम उनको मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। हमारे अंतरात्मा में जो 2 झगड़े चल रहे होते हैं उनको हम एक तरीके से अपनी एक इमोशन इंटेलिजेंस के माध्यम से, है ना, हमारी फीलिंग्स से कि जो हम ये जो बंदी बने हैं इससे बाहर आ सकते हैं। सही और गलत 2 जोरों में लड़ाई चल रही होती है आपके मूड में, है ना। आपके अंदर एक इमोशनली इम्पल्स बहुत तेज़ होता है, बट आप एक तरीका निकाल सकते हो इसको कंट्रोल करने का, इवन इसको चैनलाइज कर सकते हो, एक अच्छे पोटेंशियल चीज़ में कर सकते हो। अब इसको ऐसे इमेजिन करिए कि एग्जीक्यूटिव है जिसने अभी अभी देखा अपनी टीम को कि उसकी टीम ने कुछ गलत सलत इन्फॉर्मेशन कुछ एम्प्लॉयज़ ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखी है। अब ऐसे टाइम पे तो एग्जीक्यूटिव हो सकता है गुस्सा आ जाए, मार के गुस्से में मार टेबल चेयर को लात मार दे, या तो चिल्लाने लग जाए ग्रुप के ऊपर, या फिर ये साइलेंस मेंटेन कर ले, देखे सबको हटाने से पहले। बट अगर मान लो सेल्फ रेगुलेशन उसके अंदर है तो वो अलग अप्रोच चलेगा, है ना। अपने शब्दों को बहुत सही से चुनेगा, अपनी टीम की पुअर परफॉर्मेंस को जानेगा, बिना बहुत तेज़ किसी जजमेंट पे आए या चिल्लाए, ठीक है ना। वो जानेगा एक कदम पीछे जाके कि क्या रीज़न थे जो इतनी फेलियर हुआ, ठीक है। अब एज द पर्सनल लैक ऑफ एफर्ट, है ना, कि मतलब पर्सनल रीजंस थे कि लोगों ने जानबूझ के उसमें एफर्ट्स नहीं दिखाए, या कोई क्या मतलब ऐसी चीज़ है जिसको हम सुधार सकते हैं, या कुछ हुआ तो उसमें कुछ क्या रुकावटें आई, बाहर ही कोई चीज़ है क्या।
तो इन सब सवालों को जब समझेगा एक साथ टीम के साथ बैठकर, तो वो जानेगा, है ना, अपनी फीलिंग्स को सामने, अपनी उत्तेजना वाली फीलिंग्स को साइड में रख के, रियलिटी को ध्यान में रख के जब यहाँ पे उस इंसिडेंस को समझेगा, तो ये प्रॉपर एनालिसिस इस प्रॉब्लम का सामने रख सकता है, एक वेल कंस्ट्रेंट सोल्यूशन ला सकता है। तो सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन ये है कि भैया कंट्रोल में रहो। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का सेल्फ रेगुलेशन वाला एलिमेंट है ना, ये गोलमैन के हिसाब से ये लीडर्स की फ्लेक्सिबिलिटी और कमिटमेंट जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को लेके होता है, उसको भी कवर करता है। तो अब आप ये कहेंगे कि मैम ये सेल्फ रेगुलेशन इतना क्यों मायने रखता है लीडर्स के लिए? हाँ, तो पहली चीज़ तो ये कि लोग जो अपनी फीलिंग्स और इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो रीजनेबल हैं, जो एक ऐसा माहौल बना पाएंगे जहाँ पे ट्रस्ट होगा, फेयरनेस होगी, और ऐसे इन्वायरमेंट में पॉलिटिक्स, इन फाइटिंग ये बहुत कम होती हैं और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। टैलेंटेड लोग ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर तक ले जाते हैं और कभी छोड़ते नहीं। तो सेल्फ रेगुलेशन एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। कोई नहीं चाहता कि वो गुस्सा, मतलब गुस्से वाला हो जब उसके बॉस जो है वो काम अप्रोच कर रहे हो। मतलब बॉस अगर प्यार से बोल रहा होगा तो एम्प्लॉय कभी बोराएगा नहीं, गुस्साएगा नहीं। और हाँ, कभी कदार अगर गुस्सा या बैड मूड्स हो गया तो चलो वो छोटी बात हो गई, एक अलग की बात है। हाँ, दूसरी बात ये कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव रीजंस के लिए भी। हर एक व्यक्ति जो आज के टाइम बिजनेस में है ना, वो बदलाव के साथ चल रहा है। कंपनीज मर्ज हो रही हैं, अलग हो रही हैं, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अलग अलग तरह के लोग आपसे मिलेंगे, जुलेंगे, आएंगे, जाएंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है किसी सिचुएशन में, ठीक है भाई। आपके रास्ते में भी चीज़ें आ रही तब भी आपको समझना है, ठीक है। जैसे केस है एक मैनेजर का, एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उसके कलीग्स हैं, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम्स को यूज़ कर रही है 5 सालों से। अब जो प्रोग्राम उसको भाई किस तरीके से किसने कलेक्ट करे, रिपोर्ट करे डेटा, किस तरीके से उसने सोचा कंपनी की स्ट्रैटेजी को लेके। एक दिन क्या हुआ कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अनाउंस करा कि हम भैया नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो जिससे सारी इन्फॉर्मेशन बदल जाएगी जितनी भी हम लोगों ने इकट्ठा करी है, एक्सेस करी है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर उन्हें कंप्लेन करना शुरू कर दिया, अरे कितना गलत बात है, ये है वो है। मैं मैनेजर भी बहुत तेज़, ये सब चीज़ें उन्हें रीज़न दिया, नया प्रोग्राम कैसे होगा, कैसे चीज़ें होगी, है ना, इससे तो लोगों का पोटेंशियल कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस का क्या होगा। तो इन्होंने, लेकिन उस मैनेजर ने ईगरली अटेंड करा ट्रेनिंग सेशन को। कुछ उसके कलीग ने मना कर दिया, हम नहीं यूज़ करेंगे प्रोग्राम, है ना, एंड इवेंचुअली प्रमोट करा कुछ सारे डिविजन्स को पार्ट में बिफोर शी यूज टू न्यू टेक्नोलॉजी सो इफेक्टिवली, है ना। मतलब चीज़ें इसने जो है वो पार्ट में डिवाइड करी और नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले। तो बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई कंपनी के अंदर, वो एक इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से हुई। लोग रेयरली प्लान करते हैं कि एग्जैगरेट करना प्रॉफिट को, पैड एक्सपेंस अकाउंट, इसके अलावा डिप इनटू टेल या अब्यूज़ पावर फॉर सेल्फिश एंड। इंस्टेड एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करिए खुद के लिए और लोगों के लिए विद लो इम्पल्स कंट्रोल, जस्ट से यस, अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है। और इसके अलावा बाय कंट्रास्ट ऐसा बिहेवियर देखिए किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का जो कि बहुत बड़ी फूड कंपनी के हैं, और एग्जीक्यूटिव जो है वो स्क्रप्शियसली ऑनेस्ट हैं अपनी नेगोशिएशन में विद लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ही वुड रूटीनली ले आउट हिज कॉस्ट स्ट्रक्चर इन डिटेल। प्रॉपर बनाएगा ऐसा व्यक्ति, कॉस्ट स्ट्रक्चर को प्रॉपर लिखेगा, डिटेल में लिखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को एक सही अंडरस्टैंडिंग देगा कंपनी की एक्चुअली में हमारी प्राइसिंग क्या आती है, अप्रोच क्या है एग्जीक्यूटिव की। हमेशा इससे ये नहीं होता कि हार्ड बार्गेन हो। तो अब ऑन ओकेशन उसको ये लगा कि भैया हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हम रोक लें कंपनी की कॉस्ट को लेके तो प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। बट ही चैलेंज दैट इम्पल्स, ही सॉ, इसने ये देखा कि इसकी वजह से ज़्यादा सेंस चल रहा है, लॉन्ग रन हो जाएगा टू कॉन्टरैक्ट इट।
तो इनका जो इमोशनल अगर इस टाइम पे सेल्फ रेगुलेशन जो है वो उसको मदद करेगा उसके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मेंटेन करने में, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा दैन एनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन जो उसको मिल सकता था उससे कंपैरिजन बहुत मिलेगा। तो जो साइन है सेल्फ रेगुलेशन का, इसलिए बहुत ईजी है आपको देखना और ये आपको आपके थॉट में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, और हर चीज़ में आपको दिख जाएगा। तो लाइक सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन ऑफन डज नॉट गेट इट्स ड्यू। और जो लोग हैं जो अपने इमोशंस पे ऐसे काबू कर लेते हैं वो कभी कभी उनको कोल्ड फिश के तौर पे भी देखा जाता है। मतलब इनके जो देयर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सेज आर टेकन एज द लैक ऑफ पैशन, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान को तो कंट्रोल कराया है, इसके अंदर पैशन की कमी है, ठीक है। और कभी कभी जो बहुत तेज चिल्लाते हैं लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है बहुत सारी जगहों पे, है ना। इम्पल्सिव डिसीजंस जो होते हैं वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। कभी देखा है आपने एक व्यक्ति होगा जो बहुत तेज चिल्ला रहा होगा तो दिमाग खाली है, एक व्यक्ति जो है शांत होगा समझ रहा होगा तो उसका दिमाग भरा है, ऐसा देखा होगा आपने। तो किस तरीके से आप अपनी सेल्फ रेगुलेशन की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, एबिलिटी बढ़ा सकते हो। सबसे पहला तो नो योर वैल्यू। सबसे पहले आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए एब्सोल्युटली कि आपके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, है ना, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा टाइम इसके लिए एग्जामिन करिए आप अपने कोड ऑफ एथिक्स को लेके। अगर आपको पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तब प्रोबेबली आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मॉरल या एथिकल डिसीजन को फेस कर रहे होंगे आप अपने खुद में ही एक राइट चॉइस, एक सही चुनाव करेंगे। दूसरा, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। देखिए अगर आप सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे जब कुछ भी गलत हुआ तो भैया इस चीज़ को रोक दो। एक ऐसी कमिटमेंट आप करो कि अपनी खुद की गलतियों को मानो और जो भी परेशानियां आई हैं उनको फेस करो, चाहे वो जिस तरह की हो, ठीक है। आप सही से रात में सो पाओगे, आप जल्दी से हो सकता है जो है चीज़ें नहीं पाओ, लेकिन हाँ आप रिस्पेक्ट पाओगे आप आसपास के लोगों की। और तीसरी, प्रैक्टिस बीइंग काम। देखो अगली बार जब आप ऐसी कोई ख़तरनाक सिचुएशन में पड़ जाओ तो इस बात को समझना कि किस तरीके से आपको उस समय एक्ट करना है, ठीक है। भैया चिल्ला के दूसरे पे काम नहीं होता। आप एकदम ब्रीदिंग एक्सरसाइज लो, गहरी गहरी सांस लो, अपने आप को शांत करो और शांत दिमाग हमेशा एक सही डिसीजन की तरफ आपको लेके जाता है। तो बस इतना ही रखते हैं फिलहाल इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप पर्क्स एंजॉय कर सकते हो और इन वीडियोस को फेसबुक पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।